Good morning, students. I am Abhilash Rajput from Rose Public School, Suryari. So today we are going to start with a new chapter, that is sectors of the Indian economy. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूरे कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने तो चेक करवाए हैं, लेकिन सभी का होमवर्क मुझ तक नहीं पहुँचा है। सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट करिए। वेल, नाउ कम टू द टुडेज चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ बेसिकली बीइंग कंपोज बाय द कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। एंड उस कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज में, क्योंकि हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव जो है, हर एक की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफर होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से डिफर होते हैं। सो कहने का मतलब, आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब हम काम करेंगे। ठीक है, जब हम कोई भी काम करेंगे, काम की जब बात करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जिससे हमारी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हो। ठीक है, एन एक्टिविटी बेसिकली दैट इज very concerned to support our economic status। ठीक है, तो उसको हम अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली उन सभी एक्टिविटीज़ को वी हैव टू कैटेगराइज देम इन 2 कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब मान लीजिए, जैसे मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एज ए टीचर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में पढ़ाता हूँ तो उसके बदले में द स्कूल हैज़ रेंडर्ड माई सर्विसेज, आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज टू द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? दे पेड मी अ सैलरी, वो मुझे एक अमाउंट देते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो जो मेरी एक्टिविटी हुई दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वाई? क्योंकि जब मैं वो काम करता हूँ तो मुझे उस काम के बदले में पैसा मिल रहा है। आई गॉट टू बी इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी तरफ, जब मैं घर में आता हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जब मैं घर में आ रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं उनसे पैसे नहीं देता हूँ। मैं वो पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं उनसे पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि उस एक्टिविटी, वो भी काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस काम को करने के बाद मुझे कोई इकोनॉमिक, मेरा इनकम रिलेटेड मैटर जो है उससे टच नहीं है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट? तो इसलिए जब हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं, तो देश के अंदर भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्लेइंग देयर रोल। ठीक है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हैव कंसर्न विद द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस दैट आर बेसिकली अफिक्स द स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है, अब इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उनको पूरा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज दैट आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए वी चूज अ गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट गवर्नमेंट हैज़ अ सर्टेन दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ common problems has been facing by the people, different section of the people, and only as according to that they are formulate laws, regulations, rules and all that sort of things, or providing facilities to us. Similarly, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अब उनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसका अपना एक रिक्वायरेबल इन्वायरमेंट होगा, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की तरफ
डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को सामने रखते हुए हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव कैसे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, और अगर उसमें कमी है तो कहाँ जैसे कमी है, और उसको सपोर्ट देने के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। सो फॉर दैट पर्पसेस, क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, इन द प्रीवियस चैप्टर जब हम डेवलपमेंटल स्टेटस को कंपेयर करते हैं, वी गॉट टू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड्स। एवरेजेस आर यूज्ड टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। एंड एज फॉर द कंपैरेटिव कंपैरिजन इन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज और कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है, हम लोग किस हमारे लिए रिक्वायरेबल कंडीशंस क्या होती है कि हमें नेशनल इनकम का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। अब यानी कि देश के अंदर जीडीपी, हमारी जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो घरेलू उत्पादक क्षमता हमारी कितनी है, हमें कहाँ से इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है, कौन से किस एक्टिविटी से, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें मैक्सिमम इनकम गेन हो रही है, और कौन सी किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें प्रॉपर अभी इनकम नहीं आ पा रही है और उसमें सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ही, इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए ही वी हैव डिवाइडेड द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ into the different sectors of the economy, as we had termed them different sectors of the economy. So basically we had divided the whole economy into three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sectors. All these sectors are playing a vital role, especially in strengthening the economy or developing or to achieve the developmental ऑब्जेक्टिव फॉर अ कंट्री, स्टेटस फॉर अ कंट्री। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिनमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। वी आर डायरेक्टली डील टू देम फ्रॉम विद द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ऑल दिस कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है। अब इज दैट क्लियर? देन सेकेंडरी सेक्टर्स, इस सेक्टर में क्या है, इस सेक्टर में वी बेसिकली हम लोग इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लेते हैं। आपको मालूम है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रॉपर एक यूटिलाइजेशंस की वजह से वो उनका एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट करके हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है इसका भी बहुत महत्व रोल है, स्पेशली टू इंक्रीज द डेवलपमेंटल, टू इम्प्रूव द डेवलपमेंटल स्टेटस ऑफ द कंट्री। अगर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करनी हो, उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथनिंग की बात करनी हो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इज टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर्स, इसमें आपका सर्विसेज, दिस सेक्टर्स इज बेसिकली असाइंड टू रेंडरिंग अ सर्विसेज, ठीक है। यू कैन बी से दैट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, द एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स इज completely depends upon the in other words you can say the outcomes that we derive from the primary sector or the secondary sector can only be depends upon the efficiency of tertiary sector that is found in a country, in a one particular country. कि अब जैसा ह्यूमन रिसोर्स होगा, जैसी वहाँ की सर्विसेज की कंडीशन होगी, उसी के बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो टेरिटरी सेक्टर जो है दे आर बेसिकली टू बी गॉट इन्वॉल्व इन रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब ये सेवाएं प्रदान करता है, ये सेक्टर सेवाएं प्रदान करता है, जैसे टीचिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन फील्ड है, हर एक चीज़, ठीक है, जहाँ से सर्विसेज जो सेवाओं से संबंधित जो एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं सेवाओं से संबंधित, वो सारी इस सेक्टर्स में आती हैं,
ठीक है। तो इन सब की स्टडी इसलिए ज़रूरी होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री का जो एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल कंडीशन है, जो स्टेटस है, वो कैसा है, किस तरह से है, उसकी कहाँ पे ताकत है, हमारी कंट्री का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कौन से सेक्टर से आ रहा है, कौन सा सेक्टर हमारा वीक है और कौन से सेक्टर में हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये तीनों सेक्टर्स जो हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। इसमें एक लेट वर्क दिस आउट एक्सरसाइज है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस करिए बुक में ही, ठीक है। विद दैट अच्छे से रीडिंग करिए, सुनिए। थैंक यू वेरी मच।